निहारिका शर्मा आप सभी से आप सभी का विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति डॉक्टर हरिंद्र कुमार चौधरी जी का, जिनके मार्गदर्शन से आज ये कार्यक्रम आयोजन हो पाया है। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस सामंत जी का, माननीय निदेशक हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला, तथा डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी का, माननीय अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश सरकार, जो कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आज शामिल हो पाए हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी सभी संवैधानिक अधिकारियों जो कि आज की हमारे साथ इस माध्यम से जुड़ पाए हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आधारभूत महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर अनीता सिंह जी का, इस कार्यक्रम के लिए हमें प्रेरित किया। साथ ही मैं अभिनंदन करती हूँ सभी वरिष्ठ अधिकारियों व सभी अध्यापकगणों का, जो कि आज हमारे साथ यहाँ जुड़ पाए हैं। सभी विद्यार्थियों का भी स्वागत है और उनसे ये आशा भी कि वे आज की इस आभासी संगोष्ठी से सीख पाए। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करना चाहूंगी विभागाध्यक्ष जीव एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग डॉक्टर राम गोपाल उपाध्याय जी से कि वे पर्यावरण दिवस के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट करें। साथ ही अतिथियों का औपचारिक रूप से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राधिका जी। विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर, मे आई स्टार्ट सर? यस प्लीज। आप सभी को मेरा विश्व पर्यावरण दिवस पर हार्दिक अभिनंदन एवं नमस्कार। मैं प्रोफेसर उपाध्याय, आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरेंद्र कुमार जी, माननीय कुलपति चौधरी श्रवण कुमार पालमपुर, हिमाचल प्रदेश का हम विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रोफेसर चौधरी जी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हमारे प्रदेश एवं विश्वविद्यालय का एक परम सौभाग्य है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, किसानों के मसीहा, कुशल प्रशासक, मृदुभाषी, व्यवहार कुशल व्यक्तित्व को हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने एवं श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने माननीय कुलपति को दायित्व सौंपा है। जब से प्रोफेसर चौधरी जी ने माननीय कुलपति का कार्यभार संभाला है, तब से हमारे विश्वविद्यालय में विकास कार्यों में प्रगति का दौर चल रहा है। ये कार्यक्रम माननीय कुलपति की असीम कृपा एवं प्रेरणा से जीव विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग मना रहा है। माननीय कुलपति जी का हम इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपना व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी, IFS, माननीय अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश सरकार का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, तथा वनों का पर्यावरण में विशेष महत्व है। इस संदर्भ में हम आपके विचार सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। डॉक्टर SS सामंत जी, माननीय निदेशक हिमालयन वन अनुसंधान, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं और मुख्य वक्ता के रूप में भी हमने इनको आमंत्रित किया है, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद हमें ये समय दिया है। हम इनके विचार सुनने के लिए आतुर हैं। विश्वविद्यालय के सभी संवैधानिक अधिकारीगण, श्री पंकज शर्मा जी कुल सचिव, डॉक्टर वत्स जी शोध निदेशक, डॉक्टर मनोज जी निदेशक प्रसार, डॉक्टर BK गुप्ता जी अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉक्टर सतीश पाल जी अधिष्ठाता स्नातकोत्तर अध्ययन, डॉक्टर कटारिया जी अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, डॉक्टर अनीता सिंह जी अधिष्ठाता बेसिक साइंस, डॉक्टर धालीवाल जी अधिष्ठाता सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय,
डॉक्टर सुरेश गौतम जी पुस्तकालय अध्यक्ष एवं श्री गुरमीत जी वित्त नियंत्रक का हम इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति माननीय प्रोफेसर एस के शर्मा जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय एवं आधारभूत महाविज्ञान विद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्रों, शोध केंद्रों के करते हैं। विश्वविद्यालय के सभी छात्रगण, प्रदेश के किसान भाइयों एवं कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज विश्व के सभी देश विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त संघ द्वारा मनाया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। लेकिन विश्व स्तर पर इसके मनाने की शुरुआत 5 जून 1974 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई, जहां इस दिन पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम निर्धारित होती है। इस वर्ष की थीम विषय पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना निर्धारित की गई है। विगत वर्ष की थीम विषय जैव विविधता का महत्व था। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्योत्सव दिवस के स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन माननीय कुलपति के मार्गदर्शन में किया गया है। वर्तमान समय में पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा की सफाई के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके, गंगा जल को बचाया जा सके। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में पर्यावरण संरक्षण पर परियोजनाएं चल रही हैं। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्योत्सव दिवस के स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत प्रदेश भर में वृक्षारोपण तथा अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी का नारा है, कृषि विश्वविद्यालय का यही प्रयास, प्रत्येक कृषक का हो सही विकास, तथा इसके साथ साथ पर्यावरण को बचाना है एवं कृषि उत्पादन बढ़ाना है। तो जैविक कृषि एवं प्राकृतिक खेती अपनाना है तथा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, हमारा जीवन खुशहाल होगा। हम प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस इसके लिए मनाते हैं और अपनी गलतियों को से पर्यावरण को बचाते हैं। पर्यावरण बचाएं, जीवन बचाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आप सभी से परिचय कराना चाहूंगी आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी से। डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी भारतीय वन्य सेवा हिमाचल प्रदेश इकाई सन 1989 से संबंध रखते हैं। आजकल आप एडिशनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के रूप में PCCF में कार्यरत हैं। इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री केमिस्ट्री तथा फॉरेस्ट्री में अर्जित की है। इन्होंने अपनी PhD की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ एवर्टन स्कॉटलैंड UK से प्राप्त की है तथा इन्होंने फुल ब्राइट एनवायरनमेंट लीडरशिप फेलो की तरह भी USDA फॉरेस्ट सर्विस यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में भी काम किया है। आप विभिन्न पदों पर कई हिमाचल प्रदेश तथा भारत की संस्थाओं में कार्य कर चुके हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वे आज हमारे साथ इस आभासी संगोष्ठी के माध्यम से जुड़ पाए हैं। To Honorable Vice Chancellor Professor Harendra Kumar Chaudhary ji, Dr. S.S. Samant, Director HFRI, esteemed guests, and each and everyone present today, as we celebrate, nourish, and cherish every aspect of the environment from niche, habitat, ecosystem to biosphere. Let's begin this session with a prayer for restoration of our ecosystem. Dear Lord, grant us the wisdom to take care of the earth. Help us to act now for the good
of future generations and all your creatures. Help us to become instrument of a new creation founded on the creation of love. Help us to be aware and create awareness of the well-being of all creatures on earth. May we value and respect each living being as your precious child. We, as citizens of earth, promise to love, cherish, nurture, and protect our Mother Earth. We promise to become instrument in the restoration of our ecosystems, to reverse the harms caused to it in every possible ways we can. Grant us the strength, dear Lord, and guide us to be responsible citizens of planet Earth. So, approaches to ecosystem restoration by Forest Department. I am representing Forest Department as family, where each and every step in hierarchy is like trophic levels in an ecological pyramid, where each being is priceless and precious and part of a chain which cannot be broken. Nature has to be celebrated in its pristine form, but as our hands of greed, not need, moved forward to. So, as has been rightly said by Franklin D. Roosevelt, 32nd President of United States of America, that a nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people. So, restoration of ecosystem through active planting to recover on its own. Thus, for a better tomorrow, plant more trees and make this planet a better place to live in. What is meant by ecosystem restoration? Ecosystem restoration is defined as a process of reversing the degradation of ecosystems such as landscapes, lakes, and oceans to regain their ecological functionality. In other words, to improve the productivity and capacity of ecosystem to meet the needs of society. Restoration ecology is the scientific study supporting the practice of ecological restoration, which is the practice of renewing and restoring degraded, damaged, or destroyed ecosystem and habitat in the environment by why ecosystem restoration? To restore highly disturbed but localized sites such as abandoned mines. Restoration often entails amelioration of the physical and chemical characteristics of the substrate and ensuring the return of vegetation cover. To improve productive capability in degraded productive lands, that is agriculture, range, and forest lands. To enhance nature conservation values in protected landscapes. Ecosystem restoration tries to restore the original biodiversity and ecosystem processes that existed before the degradation or disturbance. Ecosystem services, the first is provisioning services, that food, fresh water, raw materials, and medicinal resources. And then it leads to regulating services like climate regulation and carbon sequestration, moderating natural disaster and preventing erosion, and wastewater treatment, and pollination and biological control to maintain it for 3 years. So that is the most innovative scheme to forest the cover state. It is in addition to the schemes which I have named like regular, which we are doing, the enrichment planting and natural irrigation, artificial irrigation, and various schemes of the FDT. But this is the main one, which as in Himachal Pradesh, it is unique. So I will now place a hymn of the gods of word for you to listen and to appreciate the. Until this principle, it continues and survives. The least living environment that can reproduce and thrive. Soil is used by God to preserve life for all things, with care being ensured by His wondrous deeds. It is in this way that for all things we provide, and in a way life. So, therefore, save the environment, go green,
plant more trees. And thank you for your time and listening. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं परिचय कराना चाहूंगी हमारे बीच मौजूद हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस सामंत जी से। डॉक्टर सामंत आजकल हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पंथाघाटी शिमला में बतौर निर्देशक कार्यरत हैं। इन्होंने अपनी एमएससी, पीएचडी और डीएससी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से प्राप्त की। इनके शोध कार्यों के विषय हैं प्लांट टेक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, मेडिसिनल प्लांट्स कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट्री रिसर्च। इनका अपना कीमती समय हमें दे पाए हैं। अब मैं डॉक्टर एस सामंत जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपने विचार हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर एस सामंत जी। As far as this workshop is concerned, at the outset, I would like to thank Vice Chancellor Chaudhary Sawan Kumar, Himachal Pradesh Krishi Vishwavidyalay, Himachal Pradesh, as well as Professor Anita Singh for giving me this opportunity to speak in front of you all and share my experiences. And before I come to the topic, as my previous speakers, they have in their welcome address, as well as the Dr. Gupta, they have said many things. They have made my job easier. And then before I start this, I would like to introduce the Indian Council of Forestry Research, which is located at Dehradun, and the Himalayan Forest Research Institute, which is the one of the 9 institutes of this Indian Council of Forestry Research. The council was established in 1986. Components, this research, forestry education and extension. We talk about the Himalaya, then many things. My previous key speaker, he has already explained many things, but when we talk about the Himalaya, we need to understand the different type of ecosystems or habitats or the forest types along an altitudinal gradient. Then when we see the scenario of the Himalayan region, then we in the Shivalik belt we have say sal, teak, then there are many other miscellaneous forests. When we go along, then this khair forest and tamarind forest and evergreen barn oak forest, then you can see the other forest and other forests. When again we move along an altitudinal gradient, then we have this blue pine forest, then deodar forest, then mix up of these forests and spruce forest, and many of them they have started degrading. Then you can see the broad-leaved deciduous forests of poplars, and you can see here some of the betula species, and then some of the wild, say this walnut, and then this you can see the semi-carpoporia forest brown. In Laol Valley, you can see the above Trilokinath, you can see here somewhere betula utilis, then this tos, and then spruce, Devdar, Kail, and others. Then you can see the sparse vegetation in Chandra Valley. And this is the Juniperus polycarpus, locally known as suru, used as senescence. And this is the very ecologically and economically important plant. This is the Surastal, the origin of this Vaga River. And then if you see the biodiversity rich area, this is Manali Wildlife Sanctuary, this is Kayas Wildlife Sanctuary, and you can see different landscapes. This is a part of the Ladakh UT, say opposite to Sarchu. This is the above Kelong, this Juniperus polycarpus forest, and you can see all these scrub forests here in the Himalayan region, including Bhutan and Nepal, but it excludes Afghanistan and Pakistan region of Himalayan region. But in the Indian Himalayan region, as I have already told, that 18,940 species they are found there. Mostly they belong to the angiosperm, that is flowering plants. Most of them there you can see the 40% species they are endemic, they are confined to the Himalayan region. Then we have lowest group is gymnosperms, the coniferous say species, they are there. Then pteridophytes, the fan shape feather like say these fronds of these species. Then bryophytes. Then like these are these ecosystems. They provide various ecosystems, as Dr. Gupta has already said about this. These are provisioning subset. These includes medicinal plants, wild edibles for it. Then you can see the extension of these Pictorrhiza and other medicinal plants, and the Thangi.
These are the seeds of tangi. Then people they collect and dry, and then finally they trade. Then you can see the indigenous practices of storage of this agriculture, the powder, as well as the you can see the powder on the roofs, and then you can see here. Then also then use making baskets and others. Then other different. This is the banapsa and the brooms and others mattresses. Then you can see how it is being processed and for a lean period, for a winter period. Then this is the quairal and buds for making vegetable and making raita and other items. And also these are the tubers of these diascoria. These are edible. And you can see different varieties during the say offering. Then you can see the bamboo products during Dasra festival. You will see different items prepared from this hill bamboo, particularly nirgal, and then the people they sell and they generate income. Then you can see the sea buckthorn. This is very, very important. This also improves the immune system and very important. It has many vitamins and also omega acids कार्यक्रम की also इस कड़ी को there. आगे बढ़ाते हुए मैं अब आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय कुलपति प्रोफेसर हरेंद्र कुमार चौधरी जी के बारे में आप सबसे 2 शब्द कहना चाहूंगी। डॉक्टर एच.के. चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के 13वें कुलपति हैं। इन्होंने अपनी पीएचडी इसी विश्वविद्यालय के प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से अर्जित की। इन्होंने अपनी पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के विषयों में यूके और जापान से पूरी की। सर का अनुभव 3 दशकों से भी अधिक का है। इन्होंने 20 क्रॉप वैरायटीज के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हें आईसीआर यंग साइंटिस्ट प्रेरणा स्रोत सम्मान पुरस्कार 2008-9 तथा अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। हम सभी के लिए माननीय कुलपति एक प्रेरणा के स्रोत हैं। अब मैं अधिक समय ना लेते हुए मैं माननीय कुलपति डॉक्टर एच.के. चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि वे हम सभी का इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर सामंत हमें डाइवर्सिटी से, हिमालयन डाइवर्सिटी से अवगत करा रहे थे। हमारे आज के ये विशिष्ट अतिथि हैं निदेशक हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थापित हैं डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी, माननीय अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में हैं। दोनों विशिष्ट अतिथियों ने बहुत अच्छे ढंग से एक तरफ इकोसिस्टम का किस तरह से रिस्टोरेशन हो सकता है और सामंत जी ने हमें हिमालय की डाइवर्सिटी का दर्शन कराया। बखूबी दोनों ही विशिष्ट अतिथियों ने हमारा ज्ञान वर्धन किया है। मैं इनका कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आभार प्रकट करता हूं। हिमाचल के कृषक हमारे साथ कई कृषि अधिकारी और कई फार्मर भी जुड़े हैं। जनसाधारण, हमारे सभी स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, डॉक्टर नीता सिंह जी, डीन कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेस, डॉक्टर आर.जी. उपाध्याय, हेड जीव एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग। हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हैं, प्रोफेसर के जिंदल जी, जो फॉर्मर एडीजी हॉर्टिकल्चर आईसीआर रहे हैं और यूएचएफ नौनी में डायरेक्टर रिसर्च भी रहे हैं। उसके बाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में भी डायरेक्टर रिसर्च रहे हैं और आजकल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में एडजंक्ट फैकल्टी हैं। इनका भी स्वागत मैं करता हूं। डॉक्टर हृदय पाल जी, ज्वाइंट डायरेक्टर आईपीआर, आईसीटी सेल के सभी सदस्य। सर्वप्रथम मैं हिमाचल सरकार और माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री जयराम ठाकुर जी का, हमारे वन मंत्री श्री राकेश पठानिया जी का बहुत
उनको बधाई देता हूं कि जिनके नेतृत्व में हिमाचल पर्यावरण सुरक्षित और समृद्ध है। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस इस वर्ष मना रहे हैं, जो कि 50 वर्षों से 1972 से हमें इसे ऑफिशियली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम कहूंगा कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थ इज माय मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। ये धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। इस भाव से मैं आगे बढ़ता हूं। पर्यावरण का स्वच्छ एवं संतुलित होना मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आपने देखा कि पाश्चात्य सभ्यता को ये तथ्य जो है वो 20वीं शती के उत्तरार्ध में मालूम पड़ा। हमारे ऋषि मुनि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में प्रत्येक धार्मिक कृत्य करते समय लोगों से प्रकृति के समस्त अंगों को एक साम्य अवस्था में बनाए रखने की शपथ दिलाने का प्रावधान करते रहे हैं। आप खुद अपने इर्द गिर्द देखिए। मेरा नहीं ख्याल कि भारतवर्ष में कोई घर ऐसा हो जिसके घर के इर्द गिर्द या उस घर के अंदर कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी आपका कार्य हो, कोई जन्मदिन हो या दूसरा कोई यज्ञ हो, उसमें हमें कोई ऐसी शपथ ना दिलाई जाए, हम इस वनस्पति का, हम इस धरती का, इसका वंदन ना करें। यह हमारी संस्कृति है, यह हमें पूर्वजों ने सिखाया है। ये धरोहर के रूप में वेदों और शास्त्रों से हमें प्राप्त हुआ है, पुराणों से प्राप्त हुआ है। और बड़ी ही खूबी से वहां कहा जाता है, द्यौ शांतिर अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पत्यः शांतिर्विश्वदेवा, शांति ब्रह्मम शांति, सर्व शांति देव शांति, साम शांति रेधि। कितने ही बखूबी हमारे वेद शास्त्रों के माध्यम से हजारों वर्ष पहले ये रचना हुई और इस धरती का वंदन किया गया। हमारे हरेक संस्कृति कार्यक्रम में, संस्कार में इन कार्यों को किया जाता है और इसका वंदन करने से ही हमारा कार्य शुरू होता है। मुझे हैरानी इस चीज की होती है कि हमारे वेदों शास्त्रों में जो लिखा था, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा संस्कार था, क्या हमें आज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम से ये सीखना होगा कि किस नहीं, हम खुद सक्षम हैं उसके लिए, हम खुद सक्षम हैं इस राह पर चलने के लिए। ये हमारी संस्कृति और संस्कार रहा है। हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं अपना संस्कार, जिसको पूरे दूसरे देशों ने अडॉप्ट किया। अभी अभी बखूबी हमारे मित्र डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी ने, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, कितने अच्छे ढंग से इन्होंने जो है बताया कि देखिए किस तरह से दूसरे देशों के लोग इस पर्यावरण की कदर कर रहे हैं, इस इकोसिस्टम की कदर कर रहे हैं, उसको बचाने हेतु किस तरह से वो एक नया आयाम जुटा रहे हैं और कैसे कैसे संदेश वो दे रहे हैं। हमारे कवियों, हमारे संतों महात्माओं ने ये निर्देश दिए, ये संदेश दिए, मगर किसने सुने? हम कहाँ हैं? हमारे ही शास्त्रों से उठा करके आज पूरा विश्व हमें सिखा रहा है। बहुत हैरानी होती है, बहुत हैरानी होती है। आज हम खैर इस इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए, जो डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी ने भी बड़ी बखूबी कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए
आज यूएन एक डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत 10 साल का एक हॉल्ट एंड रिवर्स टू द डिक्लाइन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ये आज उन्होंने आगाज किया है। हमें सबको मानना होगा, चलिए उनकी राह पर ही चलें, कम से कम चल तो पड़ें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के इस अभियान में उन्होंने बखूबी 3 शब्दों का प्रयोग किया, रिक्रिएट, रीइमेजिन और रिस्टोर। हम पर्यावरण को फिर से बनाने, पुनर्स्थापित करने और पुराने रूप की कल्पना करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। 50 वर्षों से ऑफिशियली संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्यों ऐसी जरूरत पड़ी? हमें खतरा किस चीज का है? भय किस चीज का है? हम क्यों भयभीत हैं? हम भयभीत इसलिए हैं क्योंकि हमने ये धारणा कर रखी है कि कोई व्यक्ति आएगा और हमें बचाएगा। ये जिम्मेवारी हमारी नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र की है, ये भारत सरकार की है, ये हिमाचल सरकार की है। नहीं, ये आवाम की जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेवारी है। हमें ही आगे बढ़ना होगा। अभी कोरोना काल होकर हटा है, अभी भी चल रहा है। इसमें इसका खतरा बढ़ा, किस तरह से उसको डिस्पोजल किया जा रहा है। हमारे मास्क हैं, हमारे इंजेक्शंस हैं। आपने नदियों में, पानी में, नहरों में कितनी ही खबरें देखी होंगी। हम किस तरह से ये एक्शन ले रहे। पर्यावरण हित होगा अगर हम अपने इतिहास में जाएं, अगर हम ये देखें कि कौन इसको करेगा, तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिन लोगों ने जागकर, जागृत रहकर, उठकर समाज को जगाया है। मैं यहां आज कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे जादव पेयंग, जिनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसने अकेले व्यक्ति ने 550 हेक्टेयर जमीन को फॉरेस्ट बना दिया। सलीम अली, जिसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसने भरतपुर बर्ड सेंचुरी स्थापित की। राजेंद्र सिंह, जिन्हें वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने 12 वाटर बॉडीज बाय कंस्ट्रक्टिंग 11,800 वाटर स्ट्रक्चर्स उन्होंने तैयार किए। मरिमुथु योगानाथन, ट्री मैन ऑफ इंडिया। माइक पांडे, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ फिल्म्स ही हैज जस्ट रेज्ड। और पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा जी, चिपको आंदोलन के मसीहा। अगर हम हिमाचल प्रदेश की तरफ देखें तो बहुत ही एक अद्भुत उदाहरण आज आपके सामने मैं रख रहा हूं, जिसका जिक्र करना और उसको सल्यूट करना हमारा कर्तव्य है। श्रीमती किंकरी देवी, जो कि सिरमौर की रहने वाली थी और एक अनपढ़ जो कभी स्कूल नहीं गई और इलीगल लाइमस्टोन क्वायरिंग एंड माइनिंग इन हिमाचल प्रदेश को रोका। इन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक महिला जो बहुत जल्दी विधवा हुई, दूसरे घरों की सफाई करती थी, स्कूल कभी गई नहीं, ऐसी एक महिला, आप देखिए किस तरह से उसके अंदर ये जागृति पैदा हुई, ऐसा भाव उसके अंदर कैसे प्रकट हुआ कि पर्यावरण क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पर्यावरण क्या होता है। हम स्कूलों में, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में कितने ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, हमने आज तक क्या सीखा? ये इकोसिस्टम क्या है, पर्यावरण क्या है, इसको कैसे बचाया जाता है, हमने किताबों में पढ़ा, मगर क्या उसको अमली जामा पहनाया? नहीं। अमली जामा पहनाने के लिए बहुत शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी शिक्षा की जरूरत नहीं है। हमें इस किंकरी देवी जैसी इस महान महिला से एक सबक लेने की जरूरत है, जो कभी स्कूल नहीं गई। आप सोचिए, जब इंटरनेशनल
विमेन कॉन्फ्रेंस बीजिंग चाइना में हुई तो तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के बिल क्लिंटन की धर्मपत्नी हिलेरी क्लिंटन वहां पर आई थी और उन्होंने श्रीमती किंकरी देवी से दीप प्रज्वलन करवाया। सोचिए, हमारे विदेशों के इतने बड़े बड़े लोग हमारे उन लोगों का आदर कर रहे हैं। वो हैरान होते हैं कि एक इलिटरेट महिला, अनपढ़ महिला, उसका ये विचार कैसे पैदा हुआ। इस पर उन लोगों की चर्चा होती है। ये उसका संस्कार है, ये उसकी संस्कृति है। जो मैं ऋषियों, मुनियों, महात्माओं की बात मैंने कही है, जो वेदों शास्त्रों की बात मैंने कही है, ये वहीं से महिला ने सीखा होगा, वहीं से उसका संस्कार बना होगा। उस संस्कार को लेकर के वो महिला उठी और उसके अंदर वो जागृति पैदा हुई। एक सफाई कर्मचारी, सोचिए, अगर इस दिशा में बढ़कर के इतनी ऊंची बुलंदियों तक जा सकती है तो पढ़े लिखे लोग क्या कर सकते हैं। बर्बादी, हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं। हम पढ़ लिख कर बर्बादी कर रहे हैं। उस अनपढ़ महिला ने अनपढ़ रहकर के जो है इस प्रदेश को आबाद किया और विश्व भर में इस प्रदेश का नाम रोशन किया। मैं उसको सैल्यूट करता हूं। मैं किंकरी देवी जी को आज सैल्यूट करता हूं। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये पर्यावरण दिवस मनाकर हमारी जान छूट जाएगी? क्या हम इससे सुरगुरु हो जाएंगे? अरे, प्रकृति भगवान की एक अनमोल देन है। हमें उस परमपिता परमात्मा ने एक सुंदर मां रूपी धरती जो है हमें प्रदान की, सजा संवार कर उस ईश्वर ने हमारे अधीन कर दी। इस धरती रूपी मां को हमें उतने सुंदर रूप में जो दिया था, हमने आज क्या कर दिया। अभी अभी आपके सामने दो विशिष्ट अतिथियों ने कितने बखूबी बताया कि कितना बड़ा खतरा हमारे सामने है। हमारे पहाड़ों का क्या हो रहा है। हिमाचल प्रदेश जहां हम रहते हैं, हिमाचल प्रदेश पालमपुर की अगर हम बात करें, 40 वर्ष से मैं इस विश्वविद्यालय में हूं और 40 वर्ष पहले जब मैं यहां आया था, मैं 19 वर्ष का था। मैं देखता था इस हिमालय को, धौलाधार जो धर्मशाला से लेकर जोगिंदर नगर तक इसकी रेंज है, ये पूरा बर्फ से ढका रहता था। आज सर्दियों में भी बर्फ देखने के लिए लोग तरसते हैं। किसने बुरा हाल किया? इस मां रूपी धरती का हाल बुरा किसने किया? हमारी नीयत ने किया। हमारी नीयत खराब है, हमारा भाव गलत है। हमें शास्त्र पढ़ करके भी उसके बाद कितनी भी पढ़ाई करो, कितने भी आप किताबें पढ़ो, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, आप किंकरी देवी नहीं बन सकते जब तक आपका मन साफ नहीं, जब तक आपके अंदर अंतर आत्मा की आवाज नहीं उठती। हम अपनी पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे? हम अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे? हम अपने बच्चों के लिए क्या संजो रहे? आज के दिन देश के चप्पे चप्पे में, हर क्षेत्र में लोग इस दिवस को मना रहे हैं जैसे हम मना रहे और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। मैं कोई वायदा नहीं करता, मैं इसको विभिन्न रूप में देखता। मैं कोई वादा नहीं करता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आइए हम जागृत हो जाएं। हम कम से कम अपनी नीयत को साफ करें। हम अपने घर का उजरा तो साफ करें, हम इस इंस्टीट्यूशन को ही साफ कर लें, हम इस विश्वविद्यालय को ही साफ कर लें। अपनी जिम्मेवारी छोड़कर हम वन विभाग की तरफ देखते हैं, हिमाचल सरकार की तरफ देखते हैं, भारत सरकार की तरफ देखते हैं। अभी अभी हमारे दो विशिष्ट अतिथियों ने कितनी ही स्कीमों के बारे में कहा। भारत सरकार ने, हिमाचल सरकार ने क्या नहीं स्कीमें चला रखी, पर अमली जामा कौन पहनाएगा? आवाम, हम जनसाधारण। ये जनसाधारण उठेगा तभी ये संभव हो सकेगा। अब हमारा फर्ज क्या है? हम किस दिशा में जा रहे हैं? मैं अगर विश्वविद्यालयों की बात करूं, आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज और ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट,
ये सभी डिपार्टमेंट सब मिल करके सहयोग करके कंधे से कंधा मिला करके एक सूत्र में चलना होगा। क्या हमने हिमाचल प्रदेश की जैविक संपदा को उसका संरक्षण कर दिया? क्या हमने अपने संसाधनों का संरक्षण कर दिया? जो अभी डॉक्टर सामंत बता रहे थे, कितना बखूबी उन्होंने डाइवर्सिटी को बताया। क्या हमने पारंपरिक फसलों का संरक्षण किया और उसके बढ़ावा के बारे में हम सोच रहे हैं? क्या हमने कृषि बागवानी वानिकी का समन्वय किया और दूसरे विभागों के साथ मिलकर के हमने किस दिशा में हम बढ़े? क्षेत्र के अनुसार, वातावरण के अनुसार क्या हमने पौधे लगाने का सोचा? हम अपने अपने विभाग में ये चीज पैदा करें। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं 10वीं कक्षा का जब छात्र था तो एक श्लोक मेरे जहन में आता था, शैले शैले न माणिक्यम मोती कम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। अरे सभी पहाड़ों में माणिक नहीं होता, सभी हाथियों में मोती नहीं है, सभी जगह सज्जन पुरुष नहीं, और सभी वनों में चंदन नहीं। अब चंदन की तुलना इसलिए कर रहे हैं, कहीं चंदन है तो कभी देवदार है, कहीं काला जीरा है तो कहीं राजमाश है। ये विविधता भारत जैसे देश में है। भारत एक अद्भुत देश है, अद्भुत देश। इसको हम विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। ये विश्व गुरु है, ये विश्व गुरु रहा है। हम इसे ना उजाड़ें, हमें इसको संजोना होगा, लोगों को बताना होगा कि हमारी ताकत क्या है। अब देखिए, मैंने विश्वविद्यालयों की बात की। हर कॉलेज, हर ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी उठ करके पेड़ लगा रही है। अरे उसकी जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए कि कृषि विश्वविद्यालयों से, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से, वन विभाग से, उनसे मॉडल लीजिए, उन मॉडल्स को देखिए और उनको हेल्प करिए। उन मॉडल्स को किस तरह से हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। आज हम जीन सेंचुरी की बात कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमने हिमाचल प्रदेश में काला जीरा का जीआई लिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमारे पास है। विश्वविद्यालय ने और हिमकोश ने मिलकर के जीआई ले लिया है। अब क्या उस कागज का क्या करेंगे, उस जीआई का क्या करेंगे? जब तक हम जीन सेंचुरी क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक हम वन विभाग के साथ मिलकर के इसकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। आप देखिए वहां पर काला जीरा अब तक प्रॉपरली कल्टीवेट नहीं हुआ, किसान इसे नहीं लगा पा रहे क्योंकि कुछ मुश्किलातें हैं। उसके जो बल्ब है उसमें मुश्किल आ रही है, उसकी प्रोपेगेशन में प्रॉपर स्टेज नहीं मिल रही है, माइक्रो प्रोपेगेशन नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है, जंगल में अपने आप हो रहा है और वहां से इरेडिकेशन हो रहा है। अरे हमें जरूरत है इस वक्त इस हिमाचल प्रदेश की डाइवर्सिटी। अगर मैं बात कहूं, 5 वर्ष में लाहौल स्पीति में मैंने काम किया, पूरे हिमाचल प्रदेश के राजमाश को एकत्रित किया। मैंने इंटरनेशनल स्तर पर उसका प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में 400 किस्म का राजमाश है। ये एक तरह से सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है राजमाश के लिए। इसी तरह दूसरी कई ऐसी फसलें हैं। नो डाउट हिमाचल प्रदेश ने वाइल्ड सेंचुरीज कई बनाई और इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य वन विभाग ने किया है। इसी दिशा में मैं वन विभाग से चाहूंगा। मैं इसीलिए इन विशिष्ट अतिथियों को रिक्वेस्ट की थी कि इनके माध्यम से हम ये संदेश वन विभाग तक पहुंचा पाएं कि अब हमें प्लांट बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की जरूरत है, वहां पर प्लांट जीन सेंचुरीज क्रिएट करने की जरूरत है। और सर्वप्रथम मैं काला जीरा का नाम लेता हूं। दूसरी तरफ हम चाहेंगे कि हम अपने पानी के रिसोर्सेस को, पानी के संसाधनों को, उनको भी बचाएं, उनको रोकें। चेक डैम बनाने के लिए कितनी व्यवस्थाएं की गई। एक तरफ हमने अपने कुफरियां, तालाब, पोखर उजाड़ दिए, वहां बिल्डिंग बना दिए, कंक्रीट के जंगल बना दिए। दूसरी तरफ पहाड़ों के अंदर हम चाहते हैं कि चेक डैम बना करके इस वर्षा को रोकें। जब तराई के क्षेत्र में जाकर के हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पानी की कमी है, लोग हमें हंसते हैं।
हिमाचल प्रदेश जहां से 5 नदियां निकल करके पूरे भारत वर्ष को सींचती हैं, पाकिस्तान तक हमारा पानी जा रहा है, वहां पानी की कमी है, पानी की नहीं व्यवस्था की कमी है। हम किस तरह से इस पानी को रोक पाएंगे, इसके लिए हमें सजग होना पड़ेगा। आप देखिए, मैं जापान का मेरा बहुत आना जाना रहा है। मैंने जापान में देखा, एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैंने देखा कि कितने सिस्टमेटिकली एक पॉलिसी उन्होंने बनाई कि हमारे स्कूलों के, कॉलेजों के और विश्वविद्यालयों के बच्चे महीने में एक बार फॉरेस्ट बात करेंगे। मतलब वो फॉरेस्ट में विचरण करेंगे, जंगल की ओर जाएंगे, उन पौधों को समझेंगे, जंगल की खुशबू को महसूस करेंगे, उन पौधों के नजदीक जाएंगे, उसकी शक्ति को समझेंगे, जिसको उन्होंने फॉरेस्ट बाथ और फॉरेस्ट थेरेपी का नाम दिया और शिनरिन योकू के नाम से ये जाना जाता है। मोबाइल मेडिटेशन अंडर द कैनोपी ऑफ लिविंग फॉरेस्ट। किस तरह से व्यक्ति के अंदर वो शक्ति पैदा होती है। बड़े बड़े पेड़ों के पास, बड़े बड़े पौधों के पास आप जाकर के जब खड़ते हैं तो अंदर एक अलग भाव प्रकट होता है। ये हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति को जापान इस्तेमाल कर रहा है। हम उनसे फिर उल्टा सीखते हैं। जब आज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इफको, एनएफएल, क्रिवको, ऐसी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियां सामने आ रही हैं। इफको ने अभी मैं उनको एक कार्यक्रम के लिए सल्यूट करूंगा कि 1 जून को इफको ने एक नैनो यूरिया नाम से एक फर्टिलाइजर जो है उसकी घोषणा की है। रिसर्च करके जहां एक बोरी 50 किलो की होती थी, वहां आधा लीटर इस नैनो यूरिया लिक्विड से वो काम हो जाएगा। अब आप देखिए, हिमाचल का किसान यूरिया को ही खाद समझता है और अंधाधुंध इस खाद का इस्तेमाल करता है। हालांकि पंजाब के मुकाबले तो हम बहुत पीछे हैं इसका इस्तेमाल के लिए, लेकिन अब इस दिशा में हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है, नई तरीके हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, इनके माध्यम से आज हम नैनो यूरिया सामने ला रहे हैं। 7 तारीख को इस नैनो यूरिया का आगाज, इसकी चर्चा डॉक्टर रमेश रलिया के साथ हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में किसने कार्बन क्रेडिट की बात की? हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों से बहुत आगे हैं। अगर आप, मैं वन विभाग को सैल्यूट करूंगा जिनके प्रयत्नों से हिमाचल प्रदेश हरा भरा है, जिनके प्रयत्नों से आज हिमाचल प्रदेश सुंदर दिखता है। तो क्यों ना हम कार्बन क्रेडिट की तरफ बढ़ें। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, इसको बचाए रखने में, संजोए रखने में हिमाचल प्रदेश का योगदान अतुलनीय है। मैं समझता हूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है विश्वविद्यालय को वन विभाग के साथ मिलकर के बना करके हिमाचल सरकार के माध्यम से हम कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं और इसमें कितना ही बजट हम ले सकते हैं। आप हमारे रोड की तरफ जाइए। दूसरी व्यवस्था हमारे रोड्स की है, ब्रिजेस की है, एयरपोर्ट्स की है। हम इन पहाड़ों में क्या करते हैं? पहाड़ों के ऊपर उसको धीरे धीरे काट कर उन पर लूप्स बनाते हैं। मैं लाहौल स्पीति 5 वर्ष रहा। अगर आप मनाली से निकलेंगे तो ऊपर मड़ी से ऊपर जाकर के आपको 7 लूप्स मिलेंगे। ऐसा और जो आयाम उन्होंने क्रिएट किया अटल टनल के रूप में, जो कि बहुत पहले होना था लेकिन फिर भी हुआ। एक नई राह बनी, भारत सरकार ने एक नई राह बनाई। वाला समय हमारा बहुत अच्छा होगा क्योंकि भारत सरकार और हिमाचल सरकार ने मिलकर के एक नया आयाम जो ये अटल टनल बना करके दिया है, इससे हमारा बहुत नुकसान जो है पर्यावरण को बचेगा और हमारा पर्यावरण सुंदर होगा। जहां तक हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की बात है, क्यों ना हम भी मोबाइल मेडिटेशन अंडर कैनोपी ऑफ लिविंग फॉरेस्ट करें। हम अपने स्कूल के बच्चों के अंदर वो ताकत पैदा करें कि हमारे स्कूल के बच्चे जो है उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो कि वन जो है जरूरी है, पौधा जरूरी है। हम विश्वविद्यालयों में सीधा अटैक करते हैं तो वहां पर पक्के घरों को बिल नहीं लगाए जाते। ये स्कूलों से, नर्सरी से हमें उनको सिखाना होगा ये पौधा है और बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारे भाई की तरह है, तुम्हारे लिए ये एक भाई की तरह है, इस पौधे को बचाना है।
तो ये जज्बा जब हम उन बच्चों के अंदर पैदा करेंगे, तब समझिए कि वो बच्चे बड़े होकर के बहुत बड़े समझदार बनेंगे और किंकरी देवी जी का जो सपना है वो साकार होगा। हमने प्रकृति को रेस्ट नहीं दी, विश्राम नहीं करने दिया। मैं एक जेनेटिसिस्ट हूं, जेनेटिसिस्ट मैं समझता हूं कि एक उदाहरण आपको दूं तो उससे बहुत क्लियर होगा कि अगर गेहूं जिसको आटा हम खाते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है, मध्य पूर्व में विश्व के 3 डिफरेंट स्पीसीज मिलकर के प्रकृति की रचना से हजारों वर्ष पहले तीनों घास मिलकर के इन्होंने ट्रिटिकम स्टाइबम उसको जो है गेहूं बनाया, जिसको कि हम भोजन के रूप में आज स्वीकार करते हैं। यानी कि हम इस तरह के कार्यक्रम कैसे सोच सकते हैं? क्या हम अपने वनों को, अपनी संपदा को, अपने संसाधनों को और इन सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी को, माइक्रो सेंटर्स को हम आराम दें, डिस्टरबेंस ना करें, ताकि इवोल्यूशन का वो प्रोसेस प्रकृति जो हजारों वर्षों में करती है और जिसमें ठहराव होता है, हम कहते हैं कि वातावरण स्मार्ट क्लाइमेट, क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर, ये बोलने में अच्छा लगता है। क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर में आप क्या करेंगे? आप म्यूटेशन करके नए जीन की खोज करेंगे, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, आप किस राह पर जाएंगे? नए जीन ढूंढेंगे, कहां से आएंगे वो जीन? कहां से लाओगे उसे? मैं एक और उदाहरण देता हूं। जब हमारे पास चावल जो है वो भरपूर हुआ तो ग्रासी स्टंट वायरस स्ट्रेन 1 नजर आया। ये ग्रासी स्टंट वायरस स्ट्रेन जब आया तो इसकी खोज के लिए जीन ढूंढने लगे कि जीन कहां से मिलेगा। तो एक साइंसदान गोंडा डिस्ट्रिक्ट निवारा विलेज में गए और उन जंगलों में उन्होंने खोज की, तो वहां पर उनको ओराइजा निवारा स्पीसी मिली, जिसके अंदर इसका रेजिस्टेंट जीन था। और इंडिया से लेकर इंडोनेशिया तक 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो राइज था उसने बचा लिया। अब आप सोचिए कि जीन ढूंढने हम जंगलों की ओर निकलते हैं। जो जीन हमें चाहिए, जो हमारी इस संपदा को बचा सकता है, हमारे भोजन को बचा सकता है, हमें जीने की राह दिखा सकता है, इस मानवता को भोजन दिला सकता है, वो जीन कहां है? उन जंगलातों में, उन जंगलों में, उस फॉरेस्ट में पड़ा है। उसकी खोज किस तरह से होगी? अगर इस तरह से इरेडिकेट करेंगे, अगर इस तरह से हम इस जंगलों के प्रति इस तरह से हमारा रवैया रहेगा और हमारी डाइवर्सिटी की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहेगा, तो आने वाला भविष्य अच्छा नहीं होगा। मैंने आज के दिवस इसकी अपने सभी स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ ही चर्चा भी की है और भरपूर तरीके से मैंने ये प्रण लिया है कि हम अपने आने वाले बच्चों को जो भी यहाँ एडमिशन लेंगे, चाहे वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में है, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस में है, चाहे कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में है, चाहे कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस में है, उनके लिए हमने 0+3 या 0+4 का एक क्रेडिट कोर्स उनके लिए हम देंगे। और आते ही वो बच्चे 2-2 पौधे लगाएंगे, जिनका वो मॉनिटरिंग 4 वर्ष तक करते रहेंगे और 4 वर्ष के बाद उनको ग्रेड लगाया जाएगा। ये बहुत मैंडेटरी होगा और उनके डिग्री का एक अटूट हिस्सा होगा। इसके बिना उनको डिग्री प्राप्त नहीं होगी। इसकी व्यवस्था, ये पौधे कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ये हम एक समन्वय के साथ हमारे हर्बल गार्डन जोगिंदरनगर, हमारे वन विभाग हिमाचल प्रदेश, उनके साथ मिलकर के हम एक मीटिंग करेंगे और उसके माध्यम से इसका निर्णय लेंगे कि हम किस स्थान पर, ताकि वो स्थायी हो और उसका जनसाधारण को फायदा भी हो और हमारे पर्यावरण में ताकत पैदा हो। आज मैं कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से सभी सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारियों, जनसाधारण, विद्यार्थियों से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आओ हम अपना अपना कार्य पर्यावरण के संतुलन का ध्यान रखते हुए पूरी निपुणता से व दक्षता से करें। पर्यावरण को जीवन का अटूट अंग मानकर इसकी सभी कड़ियों को अपनी अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुरूप संवारें और संरक्षण करें, ताकि हमारी भविष्य की पीढ़ियां हमें दोषारोपण ना करें।
और धरती माँ का आशीर्वाद सभी प्राणियों को निरंतर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस.एस. सामंत जी और डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी, और तीसरे एक बहुत ही जुझारू वैज्ञानिक जिनको मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर था तब से मैं उनको जानता हूं, प्रोफेसर के जिंदल जी, जो फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर ICR में रहे, उसके बाद डायरेक्टर रिसर्च UHF, उससे पहले डायरेक्टर रिसर्च UHF नौणी में रहे, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में रहे, और आजकल भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से के माध्यम से एडजंक्ट फैकल्टी हैं सिक्किम में। मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं। ये चंबा से संबंधित हैं और बीच में गाइडलाइन देते रहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर जिंदल को, जिनको मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर था तब शारबो में मैं इनको देखा था, तो अब तो इनका स्वरूप काफ़ी बदल गया है। उस वक्त तो बहुत जुझारू रूप से ये बोलने में बड़े माहिर थे। अब तो चलो इनको सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि दोनों हमारे विशिष्ट अतिथि, और हमारे जिंदल साहब भी हमारे लिए विशिष्ट अतिथि हैं, तीनों हमारे इस कैंपस में आए। मैं आपका स्वागत करूँगा, आप यहाँ आइए। डॉक्टर हेमंत जी, आप हमें सुन रहे हैं? हाँ, कुछ इशारा नहीं कर रहे, तो हाँ अब ठीक है। तो आप विश्वविद्यालय में आइए, हमारे विद्यार्थियों के साथ, हमारे प्रोग्राम्स के साथ साझा करिए। हम वन विभाग के साथ मिलकर के ऐसे नए आयाम जोड़ना चाहते हैं जो अद्भुत हों, इनोवेटिव हों, नवानवेश हों। हम इस राह पर चलना चाहते हैं, यही हमारी धारणा है। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपका यहाँ स्वागत है। विद्यार्थियों के साथ और साइंस के साथ और हमारे स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स के साथ मिलकर, सबके साथ हम मिलकर के सहयोग से सबका साथ सबका विकास तभी हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर फॉर रिमाइंडिंग मी। मुझे जो है सिर्फ ये कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर मेरे लिए एक माँ के बराबर है। आज से 45 साल पहले मैंने अपनी जो सर्विस थी 45 साल पहले इसी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के सोलन कैंपस से शुरू की, और 25 साल के बाद मैं फिर अब से जुड़ा हूँ। 1995 में हमारी जो यूनिवर्सिटी बनी, हम बिछड़ गए, लेकिन मैं फिर आपका धन्यवादी हूँ कि मुझे आपने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जो मेरी माँ के बराबर है वहाँ आमंत्रित किया दर्शन करने के लिए। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और तरक्की करे आपके छत्र छाया में, आपकी डायनामिक लीडरशिप के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। जो मेरे से होगा मैं इस कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के लिए करूंगा। धन्यवाद। आपके इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रूप से धन्यवाद प्रेषित करने का। निश्चय ही आप सभी इसके पात्र हैं। मैं आधारभूत विज्ञान महाविद्यालय की अधिष्ठाता के रूप में अपनी एवं कार्यक्रम की कार्यकारिणी समिति की ओर से सर्वप्रथम इस समारोह के मुख्य अतिथि, सर्वप्रिय, बहुमुखी प्रतिभा के धनी कुलपति प्रोफेसर हरेंद्र कुमार चौधरी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय हमारे अनुरोध पर हमें प्रदान किया। महोदय, हमें आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से गौरवान्वित करती है और आपके सुविचार हमें प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते रहे हैं व भविष्य में भी करते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। महोदय, अत्यंत धन्यवाद आज के ओजस्वी, भावपूर्ण एवं अप्रतिम भाषण के लिए। मैं आज इस समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हेमंत कुमार गुप्ता जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिनके ओजस्वी व्याख्यान से हमारे विद्यार्थी ही नहीं बल्कि हम सभी अत्यंत लाभान्वित हुए। महोदय, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकृत कर हमें अनुग्रहित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए डॉक्टर एस.एस. सामंत जी का,
जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से अपना अमूल्य समय हम सभी को पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना के संभाषण के रूप में प्रदान किया। महोदय, आपका हार्दिक आभार। भविष्य में भी हम आपके सहयोग के आकांक्षी रहेंगे और निश्चित रूप से प्राप्त भी करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी विश्वविद्यालय के समस्त संवैधानिक अधिकारियों तथा सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी का, जिनका सहयोग हमें सदैव मिलता रहा है और आज भी उनकी गरिमामय उपस्थिति के रूप में मिला। मैं आभार प्रकट करती हूँ हिमालयन वन अनुसंधान शिमला के वैज्ञानिक एवं कर्मचारियों तथा वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का, जिनकी उपस्थिति से हमारा उत्साहवर्धन हुआ। निश्चित रूप से आभार महाविद्यालय के समस्त संकाय सदस्यों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। मेरा आभार विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागाध्यक्षों एवं शिक्षकों की शुभकामनाओं के प्रति। साथ ही मैं के जिंदल जी एवं अन्य कृषक वर्ग जो हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, उनका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद प्रस्ताव अपूर्ण रहेगा जब तक कि विश्वविद्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के सदस्यों का संज्ञान न लिया जाए। अतः इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समयानुरूप सहयोग के लिए। साथियों, सच्चाई ये है कि प्रकृति हमारे लिए जीवनदायिनी है, क्योंकि यदि प्रकृति नहीं तो हम नहीं, आप नहीं, और हम आप नहीं तो कुछ भी नहीं। एक प्रकृति ही ऐसा संसाधन है जिसे हम जितना देते हैं उसका कई गुना उससे वापस पाते हैं। यदि हम एक बीज बोते हैं या वृक्षारोपण करते हैं तो वापस हमें उससे कई गुना फल प्राप्त होता है, बिना किसी शंका अथवा छल कपट के। आशा यह है कि जैसा व्यवहार हम प्रकृति के साथ करेंगे वापस हमें वैसा ही मिलेगा। संतुलित रूप में करेंगे, संतुलित मिलेगा। असंतुलित करेंगे, परिणाम असंतुलित ही होगा। आज समाज एवं वातावरण में जितनी भी असमानताएं हैं, जितनी भी आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, सब असंतुलन का ही परिणाम है। अतः आज समय की मांग है कि हम संसाधनों का उपयोग तो करें, किंतु उनका उपभोग न करें, उपभोग की प्रवृत्ति का त्याग करें, ताकि वातावरण में समुचित संतुलन बना रहे और हम सभी पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना में अपना अमूल्य सहयोग देते रहें। इस आशय के साथ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार।